हेलो बच्चों, मेरा नाम एकता है और आज हम पढ़ेंगे ये चैप्टर व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। तो ये चैप्टर हम शुरू करेंगे एक छोटी सी स्टोरी से। एक लड़की थी मैरी, ठीक है। वो लाइब्रेरी गई, ठीक है, टीचर के साथ। तो जब वो घुसी वहां तो वो देखी कि लाइब्रेरी तो उसके क्लासरूम से बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें ढेर सारी शेल्फ्स है और सारे शेल्फ्स में ढेर सारे बुक्स हैं। एक कॉर्नर में तो एक कबर्ड था जिसमें और भी ज्यादा बुक्स थी। उस कबर्ड को देख के टीचर ने कहा कि उस कबर्ड में स्पेशल बुक्स हैं डिफरेंट रिलीजन्स के। और फिर टीचर ने पूछा कि क्या बच्चों को वेदास के बारे में पता है। मैरी सोचने लगी, वेदास क्या होता है। तो अब इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि वेदास क्या होता है। चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। तो वेदास होता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। 4 होते हैं वेदास, ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, ठीक है। जो सबसे ओल्डेस्ट है वो है ऋग्वेदा, ठीक है। इसको ऑलमोस्ट 3500 ईयर्स अगो लिखा गया। तो ऋग्वेदा में आते हैं ढेर सारी हिम्स, ठीक है, जिसे सुक्ता भी कहते हैं या फिर इंग्लिश में वेल सेड, ठीक है। ये हिम्स जो रहते हैं वो गॉड्स एंड गॉडेसेस को प्रेज करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। इन गॉड्स एंड गॉडेसेस में आपके आते हैं अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि कौन हुए? गॉड ऑफ फायर। इंद्र हुए वॉरियर गॉड। सोमा हुआ a plant from which a special drink was prepared। सोमा एक पौधा हुआ। ये जो हिम्स रहते थे इन्हें सेजेस, ऋषिज लिखते थे। जो प्रीस्ट्स रहते थे, पंडित रहते थे, वे स्टूडेंट्स को ये सब बोलना भी और याद रखना भी सिखाते थे। हर एक सिलेबल, वर्ड, सेंटेंस, ये हिम्स इसी तरह से रहती थी कि इसे याद भी रख पाए और बोल भी पाए। ऐसे बोले कि याद भी रहे। ये सब मेन ज्यादातर करते थे ये हिम्स वाला गाना, और विमेन भी करती थी पर उतना नहीं जितना मेन करते थे। जो ऋग्वेदा होता है वो ओल्ड या वैदिक संस्कृत में है। ये आपकी संस्कृत से अलग है जो आप आजकल पढ़ रहे होंगे, एक दूसरी संस्कृत है। चलिए अब हम थोड़ा सा संस्कृत के बारे में जानते हैं। संस्कृत एक लैंग्वेज फैमिली का पार्ट है। उस लैंग्वेज फैमिली को कहते हैं इंडो यूरोपियन। इसी लैंग्वेज फैमिली में, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली में आती है असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी संस्कृत के साथ। और इसी इंडो यूरोपियन फैमिली में, अभी तो हमने इंडो वाला पार्ट जाना, संस्कृत, असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। अब हम देखते हैं यूरोपियन वाला पार्ट। यूरोपियन वाले में आएगा इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश।
ये सब आते हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली में। ठीक है, ये भी और ये भी। इसे ऐसा इसलिए, ये सब एक ही फैमिली का पार्ट इसलिए है क्योंकि ओरिजिनली इनमें वर्ड्स थे जो कॉमन थे। जैसे अभी भी अगर हम देखें, मात्र, माँ, मदर, तीनों वर्ड का मीनिंग सेम है और तीनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। और कौन कौन सी लैंग्वेज फैमिली होती है? एक होती है तिबेटो बर्मन फैमिली, जिसकी लैंग्वेजेस नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। फिर है आपकी द्रविडियन फैमिली, जो कि हुई तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम। फिर जो झारखंड में जो लैंग्वेजेस बोले जाते हैं और जो सेंट्रल इंडिया में बोले जाते हैं, ये सब हुए पार्ट ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली की। तो जो ऋग्वेदा होते थे वो रिसाइट किए जाते थे, बोले जाते थे और सुने जाते थे। वो पढ़े नहीं जाते थे, बस उन्हें कोई बोलता था और बाकी लोग सुनते थे। इसे फिर लिखा गया बहुत दिनों बाद। इसे बोला गया, लोगों ने सुना, सुनाया, और वैसे ही करके ये आगे की जनरेशन्स को मिलते रहा। और फिर बहुत सेंचुरीज बाद किसी ने इसे लिखा और इसे फिर पेपर पे प्रिंट में तो लाया गया 200 साल पहले। तो हिस्टोरियंस कैसे पढ़ते हैं ऋग्वेदा को? जो लिखा हुआ है इसका सोर्स, उसे वो एग्जामिन करते हैं। जो कुछ हिम्स रहते हैं इसमें, वो डायलॉग फॉर्म में रहते हैं। जैसे एक सेज बात कर रहा है 2 रिवर्स से। वो रिवर्स को गॉडेस की तरह वर्शिप किया जाता था। देखिए, ये है मैन्युस्क्रिप्ट ऋग्वेदा का, जो उसके पहली बार बोलने, ऋग्वेदा के बोलने और कुछ लोगों के उसके सुनने के कुछ सेंचुरीज बाद जो उसे लिखा गया वो। लेकिन ये भी बहुत पहले लिखा गया था। इसी को प्रिजर्व किया गया और फिर 200 साल पहले फिर इसे और भी इसमें बहुत सारा ये किया गया, बढ़ावा दिया गया और फिर प्रिंट में लाया गया। तो जो हम अभी डायलॉग की बात कर रहे थे, जो हिम्स रहती है डायलॉग के फॉर्म में, उसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें विश्वामित्र 2 रिवर्स से बात कर रहे हैं। O rivers, come down from the mountains like 2 swift horses, like 2 shining cows that lick their calves. You move like chariots to the sea through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with one another. We who are full of water move along the path the gods have made for us. Once we start following, we cannot be stopped. Why do you pray to us, O sage? Vishwamitra. Oh sisters, please listen to me, the singer who has come from a distance with his chariots and carts. Let your waters not rise above our axles so that we can cross safely the rivers. We will listen to your prayers so that we can cross safely. तो हम देखते हैं यहाँ पे विश्वामित्र रिवर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिवर्स उन्हें पास करने दे। ठीक है, तो विश्वामित्र को रिवर से कुछ काम है, तो वो रिवर की तारीफ भी कर रहे हैं और इसी में करते करते वो रिवर को हॉर्सेस और काउज से कंपेयर कर रहे हैं। तो हिस्टोरियंस का कहना है कि
पहली बात तो ये जो हिम है, जो डायलॉग के फॉर्म में है विश्वामित्र और रिवर के बीच का, पहली बात क्योंकि इसमें रिवर है तो फिर ये प्रोबेबली इस हिम को रिवर के आसपास ही लिखा गया होगा, कंपोज किया गया होगा, बनाया गया होगा। ठीक है। दूसरी बात कि ये सेठ जिस सोसाइटी में रहता था वहां हॉर्सेस और काउज को बहुत वैल्यू किया जाता था, क्योंकि ये रिवर को मनाने के लिए उसे हॉर्सेस और काउज से कंपेयर कर रहे हैं। ऑब्वियसली क्योंकि हॉर्सेस और काउज को अच्छा समझा जाता था, तभी ना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिवर उनका बात मान जाएगी अगर वो उसे हॉर्सेस और काउज से कंपेयर करके अच्छा फील कराएंगे। ठीक है। तो इससे हम समझते हैं कि उस समय कैसे सोचा जाता था, कैसा रहन सहन था, ये सब लिटरेचर पढ़ के। अब कैटल्स, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, तो ऋग्वेदा में बहुत सारे प्रेयर्स हैं कैटल के लिए, चिल्ड्रन के लिए, स्पेशली सन्स के लिए, और हॉर्सेस के लिए। हॉर्सेस जो थे वो चैरियट्स को लेके जाते थे बैटल्स में, जब कैटल कैप्चर करना रहता था। बैटल्स बहुत चीज के लिए होती थी, लैंड के लिए होती थी क्योंकि लैंड पास्चर के लिए जरूरी होता था, जो कैटल को जरूरत रहती थी उसकी। हार्डी क्रॉप्स के लिए जरूरी रहता था लैंड। फिर वो बार्ले उसी लैंड पे ना उगाएंगे। ठीक है। कुछ बैटल पानी के लिए भी लड़े जाते थे, तो कुछ लोगों को कैप्चर करने के लिए। जो बैटल्स में वेल्थ होता था, मिलता था, वो लीडर कुछ रखता था और कुछ प्रीस्ट को दिया जाता था और बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। और कुछ वेल्थ, कुछ जो बचा उसे फिर यज्ञास, जिसे सैक्रिफाइसेस भी कहते हैं, उसमें ऑफरिंग की तरह डाल दिया जाता था आग में। ये सब ऑफरिंग में क्या आया? घी, ग्रेन, और कभी कभी एनिमल्स। ज्यादातर आदमी जो थे वो वॉर में जाते थे, पर कोई आर्मी नहीं रहती थी। ठीक है। वॉर जो था उसके लिए जो आदमी जाते थे वो जनरली असेंबलीज तरह से बनाते थे, मतलब एक साथ असेंबल हो जाते थे। तो यहाँ पे लोग मिलते थे, फिर डिस्कस करते थे वॉर को कैसे हैंडल करेंगे, पीस को कैसे हैंडल करेंगे, और अपने लीडर्स चुनते थे। लीडर्स चुनेंगे जो होंगे ब्रेव और जिसमें होगा स्किल्स। अब लोग एक दूसरे को पहचानते कैसे थे? वो अपने काम के हिसाब से पहचानते थे, अपने लैंग्वेज, भाषा के हिसाब से पहचानते थे, कहाँ रहता है वो इंसान उस हिसाब से पहचानते थे, कभी फैमिली के हिसाब से पहचानते थे, या फिर कम्युनिटी या उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस, जो सब वो उनका रहन सहन था उस हिसाब से पहचानते थे। दो मेन ग्रुप हुआ करता था इस टाइम में, एक था ब्राह्मण्स और एक था राजास। पर ये जो राजास थे ये वैसे नहीं थे जो बाद में आए। ये राजास का कैपिटल सिटीज नहीं रहता था, पैलेसेस नहीं रहती थी, आर्मीज नहीं रहती थी, वे टैक्सेस नहीं कलेक्ट करते थे, वो सब बाद में हुआ। अभी हम ऋग्वेदा का बात कर रहे हैं। और इस टाइम में सन्स ऑटोमेटिकली अपने फादर को नहीं सक्सीड करते थे एज राजा। ठीक है। यहाँ पे वो फॉलो नहीं होता था कि बेटा फिर थ्रोन पे बैठेगा अपने पिता के बाद। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो था इस समय वो था कम्युनिटी।
सबके बारे में सोचा जाता था, इसलिए ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट था, जन और विश्व। जिन लोगों ने हिम्स बनाया था वो खुद को आर्याज बोलते थे और अपने दुश्मनों को दसाज या दस्यूज बोलते थे। वो उन्हें दसाज बोलते थे जो उनकी तरह सैक्रिफाइसेस नहीं परफॉर्म करते थे। हमने पढ़ा ना कैसे ये लोग आग में डालते थे ऑफरिंग्स, घी और बाकी सब चीज, कभी कभी एनिमल्स भी। ये उन्हें भी दसाज और या दस्यूज बोलते थे जो दूसरी भाषा बोलते थे। बाद में क्या हुआ कि ये जो दशावर्ड जो उन्होंने दी थी उन लोगों को जो उनकी तरह सैक्रिफाइस नहीं करते थे या जो उनसे अलग लैंग्वेज बोलते थे, बाद में उन्होंने ये दशावर्ड दे दिया स्लेव। फिर इसका मतलब स्लेव बन गया। स्लेव का क्या मतलब हुआ? स्लेव वो हुए जिन्हें उन लोगों ने वॉर में कैप्चर कर लिया और अपना प्रॉपर्टी बना लिया। ठीक है, तो ऐसा था आपका ऋग्वेदा का समय। जब ऋग्वेदा लिखी गई थी, जब बनाई गई थी, तब का समय। और हमने ये तो समझा ही कि ये तो अपने एरिया में होगी, वो रिवर्स वाली एरिया में जो ऋग्वेदा में मेंशन्ड है। तो ये जो सारी बातें हमने ऋग्वेदा से समझी है वो हमने नॉर्थ वेस्ट के बारे में समझी। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में। अब हम देखते हैं मेगालिथ्स। अभी हमने बुक में ऋग्वेदा पढ़ा, अब हम बरियल में मेगालिथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, और ये मेगालिथ्स जो है हमने पढ़ा बुक ऋग्वेदा नॉर्थ वेस्ट में, वैसे ही अभी हम मेगालिथ बरियल पढ़ेंगे साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, ये डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में पाई गई है मेगालिथ्स। अभी तो मैंने बोला ना, ये है बरियल। ठीक है, किस तरह की बरियल? स्टोन बोल्डर्स, जो बहुत ही ध्यान से अरेंज किया गया है। और ये वाला जो प्रैक्टिस है, ये देखिए, ये है आपका मेगालिथ्स। 3000 साल पहले ये होता था लगभग। ठीक है, कुछ दिखाई देती है, कुछ मेगालिथ्स ऊपर से, कुछ अंडरग्राउंड ही रहती है। ये सब बरियल्स में कुछ कॉमन फीचर्स रहती थी। जो डेड थे वो जनरली साथ में उनके कुछ पॉट भी डाल दिया जाता था। ब्लैक एंड रेड वेयर कहते थे उसे। कभी टूल्स या वेपन्स भी मिलते थे आयरन के बने हुए, या फिर स्केलेटन मिलते थे हॉर्सेस के, या हॉर्स इक्विपमेंट मिलता था, या ऑर्नामेंट्स मिलते थे स्टोन या गोल्ड के इन बरियल साइट्स में। जो चीज मिलेगी उस बरियल साइट में, उन ऑब्जेक्ट से हम सोशल डिफरेंसेस के बारे में भी समझ सकते हैं। अगर किसी में ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं तो वो प्रोबेबली उसका सोशल स्टेटस ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, वो ज्यादा रिच होगा। किसी में कम मिल रहा है तो फिर वो प्रोबेबली पुअर होगा। ऐसा भी होता था बहुत बार कि एक फैमिली को एक ही जगह पे बरी कर दिया जाता था। ठीक है, ये सब साइन पोस्ट वगैरह से समझा जाता था। फिर एक ये जगह का नाम आप देख लीजिए, इनाम गौन। ठीक है, ये जो है ये रिवर घोड पे है, जो कि भीमा की ट्रिब्यूटरी है।
यहाँ पे जो एडल्ट्स को बरी किया जाता था उनको जनरली ध्यान दिया जाता था कि उनका हेड नॉर्थ की तरफ रहे, ठीक है। कभी उन्हें उनके घर के ही अंदर ही बरी कर दिया जाता था। वेसल्स जिसमें हमने देखा नहीं है पर हम गेस करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट गेस करते हैं कि उसमें प्रोबेबली खाना पानी होगा, वो सब भी रख दिया जाता था, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को खाली वेसल्स ही मिले हैं, पर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उन वेसल्स में खाना पानी रखा जाता होगा। ये सब कस्टम्स वगैरह था उस समय का। स्केलेटन को भी देख के बहुत कुछ समझा जा सकता है, उसे फिर स्केलेटल स्टडीज कहते हैं। फिर सीड्स भी मिलती हैं, वीट, बार्ले, राइस, ये सब चीज की। फिर बोन्स मिलते हैं अलग अलग एनिमल्स की। फिर फ्रूट्स भी मिलते हैं इन सब बरियल साइट्स पे, इनामगॉन में, ठीक है। अब फिर एक एक्स्ट्रा फैक्ट कि 3500 इयर्स पहले लगभग पहला एविडेंस मिला था राइटिंग का चाइना में। ये जो मिला था, ये राइटिंग्स, ये एनिमल बोन्स पे मिली थी, ठीक है। ठीक है, तो ये हुआ आपका वो जो चाइना में मिली थी। तो फिर हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। हमने पढ़ा सबसे ओल्डेस्ट बुक के बारे में, वो हुआ वेदास, जिसमें ओल्डेस्ट वेदा हुआ ऋग्वेदा। हमने ऋग्वेदा के बारे में पढ़ा, उसके हिम्स के बारे में पढ़ा। हम हिम्स से क्या समझते हैं हमने ये पढ़ा। हिम्स ओल्ड वैदिक संस्कृत में लिखी है, हमने ये पढ़ा। हमने ये देखा कि हिस्टोरियंस हिम्स को कैसे समझते हैं। जब हमने पढ़ा विश्वामित्र और रिवर के डायलॉग को, तो उससे हिस्टोरियंस ने क्या क्या समझा, हमने ये समझा कि अगर रिवर मेंशन्ड है तो रिवर के पास ही लिखा गया होगा। अगर जिस तरह से हॉर्सेस और काउज को मेंशन किया गया है तो प्रोबेबली हॉर्सेस और काउज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वैल्यूएबल होंगे। फिर हमने पढ़ा कैटल, हॉर्सेस, चैरियट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में। फिर हमने समझा कैसे ये लोग एक दूसरे को पहचानते थे। फिर हमने मेगालिथ्स के बारे में पढ़ा, जो कि हुई आपकी बरियल्स, ठीक है। हमने बुक्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने बरियल के बारे में पढ़ा। हमने मेगालिथ्स के बारे में पढ़ा कि कैसे मेगालिथ दूसरे जगह पे रहती थी, साउथ इंडिया, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, जबकि ऋग्वेदा नॉर्थ वेस्ट। फिर हमने समझा कि कैसे इन बरियल्स को देख के आर्कियोलॉजिस्ट समझते हैं कि किस तरह का माहौल रहता था, सोशल डिफरेंसेस कैसे रहती थी। फिर हमने इनामगॉन के बारे में पढ़ा कि ये कैसे एक स्पेशल टाइप की, अलग टाइप की बरियल साइट थी। तो फिर इसके साथ होता है हमारा आज का ये चैप्टर खत्म।